So the last theorem we did, fundamental theorem of duality. Strong duality theorem. हाँ, जिसे strong duality theorem कहते हैं. If the primal or the dual has finite optimal solution, then the other problem also possesses finite optimal solution, and objective function have equal values at that point. दोनों की ऑप्टिमम वैल्यू जो होगी वो सेम होगी. ठीक है, ये हमने प्रूफ कल डिस्कस किया था थ्योरम 5 का. लास्ट थ्योरम और इस पे थ्योरम 6 एक्जिस्टेंस थ्योरम. एक्जिस्टेंस थ्योरम. If either the primal or dual problem has an unbounded objective function value, then the other problem has no feasible solution. No feasible solution means if primal has unbounded objective value, then dual has no feasible solution, or if dual has unbounded objective function value, then primal has no feasible solution. ठीक है, इसे आप ग्राफिकली चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम हमने से शुरू में स्टार्टेड व्हेन वी वर डिस्कसिंग ग्राफिकल मेथड्स, देयर वी टूक ऑल दीस थ्री टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, अनबाउंडेड, नो फीजिबल एंड अल्टरनेटिव, है ना. तो उसमें अगर आप अनबाउंडेड वाली कोई प्रॉब्लम देखेंगे, इसमें आपके पास रीजन कुछ इस टाइप का होगे, यू हैव अनबाउंडेड, है ना. मैक्सिमाइज प्रॉब्लम होगी तो ये अनबाउंडेड वैल्यू आएगी इस टाइप का, अगर ये रीजन है ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना. तो आप कोई प्राइमरी प्रॉब्लम कंसीडर करें जो अनबाउंडेड है, तो उसकी डुअल लिख के अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी गिविंग यू नो फीजिबल. नो फीजिबल मींस कुछ इस टाइप का रीजन आ रहा होगा, है ना. ये तो था नो फीजिबल ग्राफिकली. हाँ, तो ये थ्योरम है, प्रूफ करनी है, ये तो आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग एनी प्रॉब्लम व्हिच हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन. So one thing I will consider, and I will prove it by taking contradiction. So let the given problem has unbounded solution. Has unbounded solution. So our unbounded solution, then what will happen? Then you will not get any finite maximum value, है ना. It will be increasing for every values. And I told you कि minimization problem में कभी unbounded नहीं होगा. मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपको हमेशा सॉल्यूशन मिल जाएगा. मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में यू विल बी गेटिंग अनबाउंडेड केस. देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन से इंफिनिटी, है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग करने वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू से प्लस इंफिनिटी, इट इज कीप इंक्रीजिंग. देयर एग्जिस्ट अ feasible solution say x giving this solution. मतलब कुछ x आपके पास feasible तो मिलते रहेंगे x यहाँ पे, है ना.
जिसके लिए इट विल बी कीप इंक्रीजिंग। तो मान लिया हमने कि कुछ एक्स है जिसके लिए इन्फिनिटी है, मतलब क्या मान लिया हमने, डेट मीन्स कि यू हैव सम फीजिबल विच इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, ये हमें गिवन है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है। तो सपोज इट हैज इन्फिनिटी वैल्यू एट सम पॉइंट x, दैट मीन्स सी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x इज एनी feasible solution। अब आई विल प्रूव दैट डुअल हैज नो feasible solution। तो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कोई भी प्रूफ यू कैन डू बाय 3 वेज। एक तो आपका होता है डायरेक्ट अप्रोच, जो आपको प्रूफ करना है डायरेक्ट, उसको हम लेके चले प्रूफ कर दे ना। एक होती है कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच। कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच में क्या होता है, हम क्या कंसीडर करते हैं, सर उल्टा गलत, हाँ उल्टा कंसीडर करते हैं। हाँ, मतलब जो आपको प्रूफ करना है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, उसका अपोजिट कंसीडर करेंगे और एट द एंड वी विल प्रूव कि आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। और थर्ड प्रूफ एक तरीका और होता है चीजें प्रूफ करने का, आपने अलजेब्रा में देखा होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। इंडक्शन से प्रूफ करते हैं कभी कभी चीजों को। इफ समथिंग इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, for n is equal to r, so it is true for n is equal to r plus 1 and hence true। तो in these 3 ways we can prove something। तो कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच जो होती है ये भी, इट इज समटाइम्स वेरी इजी। तो डिपेंड करता है कि क्या हमें अप्रोच लेनी है। तो here I will take contrary approach। On contrary, let the dual, ग्रुप थ्योरी में आपने या रिंग थ्योरी में देखा होगा, कुछ थ्योरम्स आएंगी जिन्हें इंडक्शन से प्रूव किया होगा कि शो दैट समथिंग इज ट्रू फॉर ग्रुप ऑर्डर n, है ना। कोई प्रूफ करा अभी तक मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने, कोई भी प्रूफ कराओ, याद है किसी को? +2 में सर करा है। नहीं, प्लस टू, सब समीशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स हाँ और नंबर नेचुरल थ्योरी, नंबर्स नंबर और थ्योरी में किया स्क्वायर्स। होगा, नंबर थ्योरी में ही पढ़ा होगा, यस सर, है ना। प्लस यस टू सर। में तो पढ़ा ही है। अभी ग्रेजुएशन में भी आपने कुछ प्रूफ पढ़े होंगे जहां पर इंडक्शन से प्रूफ किए गए। सो ऑन कॉन्ट्रेरी लेट द डुअल प्रॉब्लम हैज अ फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मैंने कंसीडर किया है। तो अगर फीजिबल सॉल्यूशन है देन बाय थ्योरम टू हमने कल एक प्रूफ करी थी, उसको मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ आपको। थ्योरम 2 वाज वीक ड्युअलिटी थ्योरम थी, जो आपकी क्या थी कि अगर एक्स नॉट फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल का, तो डब्ल्यू नॉट फिजिबल सॉल्यूशन होगा इसके डुअल का, सच दैट सी एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट, है ना। इट वाज योर थ्योरम 2 वीक ड्युअलिटी थ्योरम। तो अगर डुअल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन है देन बाय थ्योरम 2 क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ फिजिबल सॉल्यूशन डब्ल्यू नॉट आल्सो, है ना। देन फ्रॉम थ्योरम बाय थ्योरम 2 फॉर each feasible solution, क्योंकि हमने माना है कि डुअल का है, तो डुअल की feasible solution को हम कैसे जोड़ करते हैं, डब्ल्यू नॉट से, है ना। तो अगर हमने माना है कि डुअल का feasible solution एग्जिस्ट कर रहा है सपोज डब्ल्यू नॉट, तो फॉर ईच feasible solution डब्ल्यू नॉट ऑफ द डुअल देयर एग्जिस्ट अ feasible solution suppose x naught to the primal such that क्या था भाई, सी एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट, है ना। एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन के फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन सी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट सी एक्स नॉट से भी ग्रेटर है, तो कहना इसे कि बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट जो होगा इट इज आल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन and this greater than this, so this also tending to infinity। okay, now b, अब b क्या है आपके पास, यहाँ पर b तो कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास, कुछ स्केलर्स हैं।
b जो है, b तो कांस्टेंट है आपका डुअल में जो गिवन होगा है ना, b इज कांस्टेंट एंड w नॉट has to satisfy, because w naught is a feasible solution, so w naught has to satisfy the constraint a transpose w naught greater than equal to c transpose. w naught इस constant qualification को satisfy करेगा जो डुअल की होती है, a transpose w naught greater than c transpose, because w naught is a feasible solution. So that means therefore the dual objective function डुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट, है ना, इट इज योर डुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि बी आ जाते हैं उसमें कॉस्ट वैल्यूज एंड W1 W2 जो होते हैं दैट इज योर वेरिएबल्स, तो डब्ल्यू नॉट वेरिएबल हो गया, तो ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी फाइनाइट, है ना, तो बी आपके पास कॉन्स्टेंट्स है या डब्ल्यू नॉट इसको सेटिस्फाई कर रहा है कॉन्स्टेंट्स को, तो जो डुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा बी ट्रांसपोज डब्ल्यू नॉट, ये क्या आएगा, इट मस्ट बी फाइनाइट, है ना, इज इट क्लियर, बी फिक्स स्केलर्स है कुछ आपके पास b1 b2 b, और जो पॉइंट्स आ रहे हैं दे विल बी सम feasible points because feasible solution है satisfying this qualification, तो जब आप b ट्रांसपोज w नॉट में पुट करेंगे तो b1 w1 प्लस b2 w2 एंड सो ऑन, ये क्या आएगा, ये तो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आएगी ना, but here you are getting tending to infinity, so this contradicts that b transpose w नॉट tending to infinity, है ना, इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा, so it means our supposition was wrong, the dual problem has no feasible solution, so hence dual problem has no feasible solution, and is it clear, here you got tending to infinity if it has feasible solution, but by the problem, dual problem, because dual will be minimization problem, there you will be getting some finite value for the b and b w naught, so it means that whenever either primal or dual they have unbounded objective function, the other problem will having no feasible solution, ठीक है, you can verify it by an example, verify by an example, इसे आप वेरीफाई कीजिएगा, एग्जाम्पल यू कैन टेक, कोई अनबाउंडेड प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लीजिएगा फिर उसको वेरीफाई करेंगे, है ना, जो मैंने केस कराए थे वहां से ले सकते हैं, शुरू भी केसेस में पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अनबाउंडेड सॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम ये कराई थी आपको, देखिए प्रॉब्लम नंबर 330 थी, ये पेज नंबर है 76 पे, ये एक प्रॉब्लम कराई थी, मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू 6x1 प्लस x2 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इसका जो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे यू कैन सी ग्राफ कितना आएगा, x1 to 3/2, x2 is 1, this is 3/2 and x2 पे 3 है ये, this is greater than, and x2 minus x1 0 means this is your x2 greater than x1, so y is equal to x जो line है उससे greater than, so this is your x2 is equal to x1 and greater than means this side, so ये this is the region, and it was the case when your आपको पॉइंट तो मिल रहा है यहाँ पे, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स, दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, बट बिकॉज दिस इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, है ना, सो इट हैज
अनबाउंडेड सॉल्यूशन, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है वेयर योर मैक्सिमाइज एड विल बी इंक्रीजिंग टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसको आप डुअल लिखेंगे, डुअल क्या होगा बताओ जरा भाई, इसका डुअल क्या है, एनीवन? minimization of z star हाँ 3w1 0w2 0w2 और subject to the constants are 2w1 हाँ minus w2 ये देखो, ये माइनस क्यों, प्लस है, x1 minus l इसका ट्रांसपोज करोगे ना, 2 1 1 माइनस 1, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 1 सर ये सेकंड इक्वेशन में x2 minus x1 है ना। x2 माइनस x1 है, अच्छा हाँ तब ठीक है, ओके ओके, हाँ तब ठीक है, ओके करेक्ट। तो ये है आपके पास 2 1 माइनस 1 1 है, ठीक है, 2 1 minus w2 और ये आ जाएगी आपके पास, इसका 2 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 और ये प्लस 1, ठीक है। हाँ तो क्या जाएगा, 2w1 minus माइनस w2 w2 लेस देन इक्वल टू 6 3 हाँ 6 और ये तुम्हारा w1 हाँ plus प्लस w2 हाँ less than 1 ये आ रहा है, देखो जरा इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, सही लिखा भाई, 2w1 माइनस w2 लेस देन इक्वल टू 6 एंड w1 माइनस, देखिए जरा ग्राफ से क्या आ रहा है, w1 प्लस w2 लेस देन 1, तो ये आ जाएगी, और 2w1 अगर लेंगे तो क्या आ रहा है, हाउ आई कैन राइट इट, इट इज व्हाट w1 अपॉन 3 माइनस w2 अपॉन 6 है ये, क्यों भाई, और इज इक्वल टू 1, क्या आ गया w1, ये तो था 1 1 कॉमन, तो यहाँ पे आ रहा है रीजन कुछ है, w1 इज 3, देखते w1 3 कहाँ आएगा, दिस इज w1 सपोज 3, अब w2 पे कितना है, -6 है ना, प्लस लिख के -6, -6 कहाँ आ रहा है, w2 बिलो हेयर समवेयर, नीचे जाएगी ना लाइन, ये पॉजिटिव है, सपोज इट इज -6, और नीचे जाएगा तो नजर आता है, और क्या है ये तो इसमें तो लेस देन, देखिए ये रीजन आ गया फर्स्ट वाले का, तो लेस देन इक्वल टू इसका सेकंड वाले, फर्स्ट इज व्हाट, दिस इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 1, सो लेस देन इक्वल टू 1 कौन सा रीजन होगा बताइए, इसका रख लो जरा, अगर हम 0 देखें तो 0 इधर आएगा, तो ये रीजन आएगा, है ना, w1 दिस इज द लाइन, अब इस लाइन में लेस देन इक्वल टू 1 हमारे पास है, सो ये भी रीजन आ जाएगा आपके पास दिस, अगर हम 0 लेते हैं तो 0 माइनस 0 0 लेस देन 6, ये आना चाहिए, तो कॉमन कौन सा रीजन आ रहा है ये, क्योंकि इसी क्वाड्रेंट में रहना है हमें, ओके, तो ये रीजन आएगा तो इनफिजिबल आएगा, देखो रीजन ये आ रहा है क्या, इस पे चेक करो, इस साइड का कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसे, इधर हम पॉइंट अगर ले लें, ये ले लें मान लीजिए, है ना, चेक कर सकते हैं, 4 ले लो, तो 4 अगर यहाँ ले लें, 4 2 4 द 8 माइनस 0 8 लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है, इधर आएगा पॉइंट है, ये आएगा, क्यों भाई, अगर यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ मैं 2 इस पर, तो 2 2 द 4 माई 4 लेस देन, ये वाला रीजन आएगा, है यस सर ये लाइन है ना आपके, तो या तो इधर होता है इधर, अब लेस देन इक्वल टू 6 मीन्स, तो इसमें कॉमन कौन सा ये आएगा आपके पास, तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेंगे क्या, यस सर कॉमन होना चाहिए कॉमन तो आ रहा है यहाँ पे, अगर हम लेते हैं
0 0 0 तो 0 0 तो कॉमन है यहाँ पर, 0 0 लेस देन 1 है ये, x1 plus x2 greater equal to 3, x2 minus x1 greater equal to 0, greater equal to 0, तो ये था greater equal to 0 का मतलब ये आ गया आपके पास 6x1 plus x2, इसका हमने करा तो 2w1 minus w2 less than equal to 6 and this is w1 plus w2 less than equal to 1. इस पर कॉमन तो आ रहा है यार यहाँ पर, तो सॉल्यूशन में हमारे पास तो कॉमन क्या आ रहा है इस पर, ये इतना पोर्शन कॉमन आ जाएगा क्या ये सर पूरा हो गया W1 plus W2 less than 1. फर्स्ट क्वाड्रेंट में? अच्छा, तो यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे तो सिर्फ इतना ही पोर्शन कॉमन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन था यहाँ पे, हमारे पास का डुअल लिखा हमने, मिनिमाइजेशन 3w1 plus 0w2, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीजन आया, ये पूरा रीजन, दिस होल, तो द कॉमन पोर्शन इज दिस, इस पे आपके पास 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, व्हाट इज पता नहीं है इस एग्जांपल में तो ये चीज नहीं हो रही, समथिंग इज नॉट करेक्ट फॉर व्हाट, 2x1 plus x2 greater than equal to 3, x2 minus, तो यह मैक्स है यहाँ ग्रेटर है, इसको हमें अगर लेस करें यहाँ पे इनइक्वालिटीज तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इससे क्या होगा अगर हम लेस लिखेंगे तो भी उससे क्या होगा माइनस एक्स, रीजन तो सेम ही आएगा हमारे पास, -3 ले लेंगे तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हम माइनस करेंगे -2x1 minus x2 लेस देन इक्वल टू -3, इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, रीजन तो यही रहेगा, क्यों भाई? और क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा केवल। नहीं क्वाड्रेंट भी क्या चेंज, इसको अगर आप इक्वेशन में लिखेंगे सेम तो सेम ही तो बनेगी। क्वाड्रेंट फर्स्ट ही रहेगा सर ना। हाँ, ये और ये सेम ही है ना, ये तो जब इक्वेशन लिखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा वो तो। ये आपके पास सॉल्यूशन तो इसका अनबाउंडेड ही था, ग्रेटर इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0 ये था, तो इट इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो इट इज अनबाउंडेड। और 3w1 plus 0 2w1 minus w2 less than equal to 6, चलो इसको मैं देखूंगा भाई, देखिएगा अभी ये वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, इसे चेक करेंगे। ओके सर। हाँ, इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप भी चेक करना कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि थ्योरम तो करेक्ट है, ये एग्जाम्पल तो मैंने ले लिया है, एग्जाम्पल तो इसमें शायद था नहीं, ये एग्जाम्पल देके देखे, चलिए इसे चेक करते हैं, सकता कोई मिस्टेक हो रही है। सो इफ एनीवन हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन द अदर विल बी हैविंग क्या नाम है, इनफीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक थ्योरम थी, तो ये 6 थ्योरम्स थी आपकी जो वी हैव डिस्कस सो फार, इट इज कॉल्ड ड्यूअलिटी थ्योरम्स। इसका लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, डुअल सिंप्लेक्स मेथड। This method is applicable to the LPP when you starts with infeasible but optimal solution. Solution आपका infeasible होगा लेकिन optimum होगा। This method is applicable to the LPP that starts with infeasible but optimum solution. Means what? कि जब आप सिंप्लेक्स पे जाएंगे तो यू सी कि सिंप्लेक्स में if all delta greater than equal to 0, so it means what? कि you got an optimum solution.
है ना, हम आगे नहीं मूव करते हैं। लेकिन जो बेसिक Yes, sir. वेरिएबल्स आपके आते हैं टेबल में, बेसिक वेरिएबल्स जो आते थे x1 x2, ये क्या होते थे, इनकी वैल्यू आप लिख देते थे, तो या तो ये 0 होते थे या पॉजिटिव आते थे हमेशा, है ना। नाउ व्हाट विल हैपन कि डेल्टा विल बी ग्रेटर देन 0, लेकिन जो बेसिक वेरिएबल्स आएंगे एक्स बी में जो होंगे दे विल बी निगेटिव। तो अगर वो निगेटिव आ गए तो क्या हो गया आपके पास वो सॉल्यूशन इनफीजिबल, है ना, क्योंकि दे मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो there the basic variable will not satisfying your नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल मिल रहा होगा लेकिन इनकी वजह से इनफीजिबल होगा। तो देयर वी यूज दिस डुअल सिंप्लेक्स मेथड, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम बट इनफीजिबल, है ना। जैसे एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं, प्रॉब्लम में आई विल एक्सप्लेन द मेथड कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर अब डेल्टा ग्रेटर देन 0 आ गया तो हाउ टू प्रोसीड नाउ टू चेंज द इनफीजिबल सॉल्यूशन टू फीजिबल सॉल्यूशन, दैट इज सिंप्लेक्स मेथड, डुअल सिंप्लेक्स। क्योंकि सिंप्लेक्स में तो जहां पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है आपके पास, यू कैन नॉट मूव अहेड, है ना, उसके लिए तो हमें नेगेटिव टर्म चाहिए होता था जो एंट्री वेरिएबल होता था। So one problem I will take and here I will explain the method. Use dual simplex method to solve problem एक given है हमें, minimization z is equal to 3x1 plus x2, x1 plus x2 greater than equal to 1, 2x1 plus 3x2 greater than equal to 2 and x1 x2 greater than। देखिए यहाँ पर both are greater तो you can use surplus variables and two artificial variables, है ना, उस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो जब डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना होगा तो हम इसे पहले स्टैंड कैनोनिकल फॉर्म में बनाएंगे एंड वी विल यूज सिलेक्ट वेरिएबल्स, मींस इन सबको लेस देन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनफिजिबल कंडीशन से प्रॉब्लम नहीं है कोई, है ना। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो आई कैन चेंज दिस। तो मैक्स ऑफ z स्टार इज इक्वल टू, तो मैक्स क्या लिखेंगे, -3x1 -x2। इन इक्वालिटीज को हम ग्रेटर देन को चेंज करूंगा लेस देन में, तो व्हाट विल हैपन, -x1 -x2 प्लस s1 इज इक्वल टू -1, है ना। देखो यहाँ -1 आ रहा है तो यू विल नॉट गेटिंग स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको इनफीजिबल ही मिलेगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, डुअल सिंप्लेक्स से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली दिस विल बिकम -2x1 -3x2, अब ये लेस देन हो गया तो प्लस s2 is equal to -2, okay। So here you can see s1 s2 they are select variables, now you will put x1 x2 0, so you are getting initial infeasible solution, है ना, the initial infeasible solution is infeasible basic solution कह सकते हैं। क्या होगा, s1 is -1, s2 is, S2 -2. है ना, यहाँ इनफीजिबल है देखो ये। तो जब तक हमारे पास डुअल सिंप्लेक्स मेथड नहीं था हम यहाँ पे हमेशा इसे आर्टिफिशियल लगा के यूज करते थे, क्योंकि सिंप्लेक्स में रेस्ट्रिक्शन होती है कि योर स्टार्टिंग सॉल्यूशन शुड बी इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए आई हैव डन लाइक दिस। नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट द टेबल। टेबल सेम वैसी जैसे सिंप्लेक्स की बनती थी वही बनेगी, बस थोड़ा सी कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा। So here you have same CB, YB, XB, X1, X2, S1, S2, ठीक है। यहाँ एक तो मिनिमम रेशियो कॉलम नहीं आएगा आपका, नो मिनिमम रेशियो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा आपको, एंड CJ। So basic variables तो you got S1, S2, the values are -1, -2। कॉस्ट वैल्यू, अच्छा यहाँ पर आपकी कॉस्ट वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, प्लस 0 S1 0 S2, है ना, ये तो सेम ही है, 0 S1 0 S2। So you have cost value 0 0 and CJs
-3, -3, -1, 0, 0. yes, -1, -1, 1, 0, -2, -3, 0, 0. ठीक, अब वही डेल्टा जे हम निकालेंगे सेम जैसे निकालते थे। तो डेल्टा जे यू नो सी वी वाई जे माइनस सी जे, है ना, वही Yes. क्या होगा, सी वी वाई जे का मतलब ये x1 x2, तो 0 इंटू दिस, Plus 0 3, इंटू दिस क्या आएगा, 3 +3, 1 1, 0 0, 0। 0. अब you can say see here all delta greater than 0, here all delta j greater than equal to 0, है ना, and s1 s2 they are less than 0। तो ये ऑप्टिमम है लेकिन ये नेगेटिव है, तो दैट मीन्स यू हैव ऑप्टिमम बट इनफीजिबल सॉल्यूशन, है ना, इनफीजिबल सॉल्यूशन है। इसको हमें क्या करना है, फीजिबल में चेंज करना है, क्योंकि इनफीजिबल सॉल्यूशन वी कैन नॉट टेक। सो नाउ टू गेट a feasible solution, to get a feasible solution, है ना। अब हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा डुअल सिंप्लेक्स का मेथड क्या है वो मैं यही लिख दे रहा हूँ, 2 स्टेप्स वही करना है हमें, एंटरिंग और रिमूविंग वेरिएबल। यहाँ पर एंटरिंग वेरिएबल और रिमूविंग वेरिएबल का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, वही सेम, वी सेलेक्ट अ बेसिस वेक्टर, है ना, टू लीव द बेसिस, टू लीव द बेसिस वाई बी, बेसिस को लीव करें, एंड नॉन बेसिस वेक्टर, कोई नॉन बेसिस वेक्टर लेना होगा, कुछ भी हो सकता है, x1 x2, टू एंटर द बेसिस, है ना, प्रोसेस वही है जो सिंप्लेक्स में था, टू एंटर द बेसिस, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल फाइंड मिनिमम ऑफ एक्स बी आई, ये जो एक्स बी आई बेसिस वेक्टर है इनमें से जो मिनिमम होगा, और वो भी नेगेटिव वाला, लेस देन 0, ये आपको लीव देगा, लीव क्या नाम है, लीविंग वेरिएबल। ठीक, तो बेसिस में आपके पास एक्स बी आई का मतलब ये है। इसमें हम कौन से लेंगे, दो जो भी मिनिमम, अगर इसमें एक मिनिमम होता तो मैं एक ही लिखता, यहाँ पर दोनों मिनिमम है, कौन है, -1 -2, ओके, बोथ आर मिनिमम। तो विच वन इज मिनिमम, मतलब बोथ आर नेगेटिव, तो विच वन इज मिनिमम, -2। तो -2 किसके करस्पॉन्डिंग है, S2 के करस्पॉन्डिंग है ना, -2 किसकी वैल्यू है, S2 की। तो दिस इंप्लाइज दैट S2 विल लीव द बेसिस, will leave the basis, ठीक है, ये लीव करेगा, S2 leaves। बात समझ में आई इसमें, इसमें हम कैसे देखेंगे, क्योंकि डेल्टा जे तो पॉजिटिव है आपका, आई विल सी विच वन इज मोस्ट नेगेटिव इन बेसिस वेरिएबल्स, जो भी मोस्ट नेगेटिव है आपके पास, है ना, वही मिनिमम वैल्यू होगी। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा था, -2, तो मोस्ट नेगेटिव हम डेल्टा जे की जगह यहाँ पर देखेंगे, ये तो लीव करेगा। अब एंटरिंग के लिए फर्दर, फॉर एंट्री के लिए यहाँ पर हम मिनिमम रेशियो निकालते थे, यहाँ रेशियो नहीं निकालेंगे। यू विल फाइंड मैक्स ऑफ जे डेल्टा जे अपॉन y2 y2j, 2j क्यों, क्योंकि ये आपके पास सेकंड जो आपके पास लीव कर रहा है उसकी रो को हम डिवाइड करेंगे डेल्टा से। रेस्ट्रिक्शन वही है कि y2j लेस देन 0, ये y2j नेगेटिव हो, ये y2j आपका नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, देखो मैक्स ऑफ, तो पहले ये आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 1, तो 3 अपॉन -2, y2j का मतलब था मेरा कि जो आपका लीव कर रहा है उसकी रो, ये पूरी रो, है ना, इनका रेशियो निकालेंगे हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 से। जैसे J1 रखा मैंने, तो डेल्टा 1 अपॉन y21, ये y21, तो 3 अपॉन -2, 1 अपॉन -3। रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये निगेटिव होने चाहिए, तो ये दो निगेटिव थे, बाकी पॉजिटिव थे या 0 थे, आई विल नॉट टेक। तो यू गॉट ओनली दीज 2। अब इसमें मैक्सिमम कौन सा है, विच वन इज मैक्सिमम,
-3/2 -1/3 -1/3 है ना, ये -1.5 है, माइनस में है, तो ये लेस हुआ, ये ज्यादा, ये -0.33 है, तो इट इज ग्रेटर। तो ये -1/3 किसके करस्पॉन्डिंग आया है, इसके करस्पॉन्डिंग, तो क्या हुआ, दिस विल एंटर, x2 enters, ठीक है, विच इज करस्पॉन्डिंग टू Δ2/y22 है ना। अगर मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखता हूँ, so this implies that x2 will enter the basis, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा रहेगा, ये स्टेप जो लिख दिए यही स्टेप्स है। तो अब x2 को एंटर करा रहा है हमें, इसको एंटर कराएंगे, इसे लीव करेंगे। तो नेक्स्ट टेबल आई विल कंस्ट्रक्ट नाउ, न्यू टेबल। So here your CB, YB, XB, X1, X2, S1, S2, ठीक। So here you got न्यू वेरिएबल कौन सा हो गया, तो ये फर्स्ट वन तो एज इट इज S1, here you got X2 है ना, यहाँ X2 एंटर कर गया, इसकी वैल्यू क्या है 0 -1, here you have CJ -3 -1 0 1। अब यहाँ सेम थिंग, this should be, this is pivot element, so this should be what, unity। तो 3 -3 से डिवाइड कर देंगे हम, पहले मैं इस रो को लिखूंगा, -3 से डिवाइड किया तो इट विल बिकम 2/3, ये स्टेप सेम है सिंप्लेक्स वाला, 2/3 2/3 1 0 एंड ये कितना था, ये 1 था भाई, यहाँ 0 नहीं था, यहाँ 1 0 0 1 Yes, one. है ना। तो इट विल बिकम नाउ -1/3, ठीक है। नाउ दिस शुड बी 0, तो क्या करना है हमें, इस रो को -1 टाइम्स है, तो क्या कर दे, बस ऐड कर दो, है ना, ऐड कर देंगे इसे। तो जब ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग -1/3 -1/3 0 1 -1/3, है ना। क्या होना चाहिए था, इसके करस्पॉन्डिंग ये 0 हो, तो 0 कब होगा, ये -1 है ऑलरेडी, तो हमने क्या करा, इसमें ऐड कर दिया न्यू रो को, है ना, ये करा है। तो अगर ये आपके पास R2 स्टार है, तो R2 स्टार प्लस R1 पुराने वाला आपका, ये आ जाएगी रो आपके पास, इसमें